नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इस कहानी के 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। हेलो, गिरफ्तार कर लो इसे, एक लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा। रमेश की आंखें हैरानी भरी थी और अचानक से रमेश ने चिल्लाकर कहा, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा इसे, कुछ भी नहीं किया है इसने। पुलिस, भाई साहब, आप क्यों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं? जब सुरेखा देवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और हमारे पास एफआईआर भी है। हमें मजबूरन इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। रमेश गुस्से में चिल्लाकर पुलिस से बोला, जरा तमीज से बात कर कीजिए, इसे नहीं इन्हें बुलाइए। दुर्गा मेरी बहन है, कोई सड़क छाप औरत नहीं जिसे आप कुछ भी बोल देंगे। और इसी वक्त आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना यहाँ के कमिश्नर का कॉन्टैक्ट है मेरे पास। इंस्पेक्टर थोड़ा नरमी के साथ बोलने लगा, लेकिन सर, हम लोगों का हाथ कानून से बंधा हुआ है। जब तक सुरेखा देवी केस वापस नहीं लेगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रमेश अपनी आंखें गुस्से से लाल करते हुए बोला, सुरेखा का पति हूं मैं। जिस सुरेखा ने केस फाइल किया है उसका पति हूं मैं उसके पति होने के नाते उसका किया हुआ कंप्लेंट वापस लेता हूं। अब अगर एक पल के लिए भी दुर्गा को परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई पवित्रा देवी सोच रही है, पता नहीं क्या चल रहा होगा हॉस्पिटल में। प्लीज गॉड, दुर्गा पहले ही इतने बुरे दिन देख चुकी है, अब सब ठीक कर दीजिए। इतने में पवित्रा के सामने पुलिस दिखी। वो हॉस्पिटल से बाहर की ओर जा रही थी। पवित्रा देवी, कहीं कहीं दुर्गा को इन लोगों ने गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्गा को तो ठीक होने के बाद ही ये लोग ले जाएंगे, तब तक मैं कुछ करके दुर्गा को बचा लूंगी। लेकिन दुर्गा मेरा साथ भी तो नहीं दे रही, कैसे मदद करूंगी उसकी? पवित्रा देवी हॉस्पिटल के अंदर चली गई। दुर्गा के बेड पर रमेश बैठा हुआ है और गुस्से में अपना चेहरा दूसरी ओर किया हुआ है। दुर्गा अपने दोनों हाथ जोड़कर रमेश की ओर देखते हुए रोती हुई बोल रही है, मुझे आप जो भी सजा देना चाहते हैं वो दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज नहीं होइए भाई साहब। रमेश, जस्ट सेटअप। तुम आज के बाद मुझे भाई जी या भाई मत बोलना। तुम आज तक मुझे भाई मानती ही नहीं थी। अगर भाई मानती तो सुरेखा का कारनामा मुझे बताए बिना नहीं रहती। जब तुम मुझे भाई मानती ही नहीं, तो भाई बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। उस सुरेखा के साथ तो जो मैं करूँगा वो दुनिया देखेगी, लेकिन मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगा दुर्गा। तुम इतना भी मुझे काबिल नहीं समझी कि मैं अपनी बहन के लिए सबसे लड़ सकता। 8 सालों से मैं खुद को कोसता रहा, लेकिन तुम्हें एक बार भी ज़रूरी नहीं लगा कि अपने भाई जी को सब बता दूँ। वाह दुर्गा, बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने साबित कर दिया कि जेठ कभी भाई नहीं बन सकता। दुर्गा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भाई जी। आप सुरेखा दीदी के साथ कुछ गलत बर्ताव ना करें, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बताई। आप प्लीज़ सुरेखा दीदी के साथ कुछ गलत नहीं कीजिएगा। भाई जी, आपको मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आपके घर का वारिस जिंदा है। दुर्गा की बात काटते हुए पवित्रा बोली, वाह भाई साहब, आपकी पत्नी ने इसके साथ इतना गलत किया और आप इसी से नाराज हुए बैठे हैं। वाह, आप तो कमाल के हैं। अगर आज दुर्गा का जो भी हाल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपकी पत्नी ने इतना कुछ गलत किया तो इसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं। सुरेश गुस्से में खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर बोला, सुरेखा अगर जिंदा बच गई तो तुमसे माफ़ी मांगने जरूर आएगी। मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ उस घर में वापस ले जाऊंगा। तब तक तुम पवित्रा देवी के घर जाओ। तुमने 8 सालों में जितना रोई होगी उससे कहीं ज़्यादा आज तड़पना पड़ेगा सुरेखा को। गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए रमेश बाहर चला गया। दुर्गा नम आवाज में बोलने लगी, पता नहीं भाई जी क्या करेंगे सुरेखा दीदी के साथ। मुझे तो अब सुरेखा दीदी की चिंता होने लगी है। पवित्रा देवी, तुम घर चलो, मैं तुमसे आराम से बात करूंगी। ज्ञान के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। पहले अपने बेटे की चिंता करो, उसके बाद उस सुरेखा की चिंता करना। जो कुछ भी होगा उसका, उससे कम ही तकलीफ मिलेगी। अब चलो शांति से अपने बेटे को सरप्राइज करो। पवित्रा मेंशन के बाहर गाड़ी रुकी और ज्ञान दौड़ता हुआ
गाड़ी के पास आया। गाड़ी में से दुर्गा के उतरते ही ज्ञान जोर से अपनी मम्मी के सीने से लग गया और दोनों अपने अपने आंसू रोक नहीं पाए और ज्ञान सिसकते हुए बोला, आज के बाद मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना मम्मी। तुम नहीं जानती, अगर तुम मुझसे दूर चली जाती हो तो मैं जी नहीं पाता। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मुझे मम्मी चाहिए तो सिर्फ आप, कोई और नहीं। ज्ञान खूब रोने लगा और दुर्गा उसके आंसू साफ करते हुए बोली, तुम्हारे आंसुओं की वजह हूँ मैं बेटा। पवित्रा देवी और माया के साथ सैम भी दुर्गा को देखने लगी। ड्राइवर भी हैरानी से दुर्गा को देखने लगा। आसपास की कुछ औरतें भी आई हैं और दुर्गा को बिना घूंघट के देखकर आपस में ही फुसफुसा रही हैं। दुर्गा के वाक्य ज्ञान के कानों में फिर से दोहराए, तुम्हारे आंसुओं की वजह हूँ मैं बेटा। आसपास की कुछ भी बातें ज्ञान को सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ एक ही बात उसके कान में गूंज रही थी कि तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं हूँ बेटा। ज्ञान लंबी सांस ली और सिसकते हुए गाना गाने लगी, तू मेरी आंख का आंसू नहीं, मैं कविता हूँ, तू कवि है। दुर्गा घर के अंदर आई और अपने कमरे में बेड पर बैठ गई। दुर्गा सोने के लिए जब तकिए को छुई तो तकिया भीगा हुआ था। दुर्गा तकिए को और अच्छे से छूने लगी और ज्ञान की तरफ देखते हुए बोली, ज्ञान, तुमसे पानी गिर गया था क्या बेटा? तकिया इतना ज़्यादा गीला हुआ है? ज्ञान कुछ नहीं बोला। इतने में पवित्रा देवी हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आई और बोली, तुम्हारे लिए अपने बेटे से दूर जाना आसान होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा रो रो कर तकिए को भिगो दिया। तुमसे इतना प्यार करता है बेचारा। दुर्गा अपने दोनों हाथ खोलकर ज्ञान को गले लगाने का इंतजार करने लगी। ज्ञान आया और अपनी मम्मी से लिपट गया। दुर्गा ज्ञान के माथे को चूमने लगी और बोली, नहीं पवित्रा जी, मैं भी उतनी ही तड़प रही थी जितना कि मेरा बेटा मुझसे दूर होने का सोच कर तड़प रहा था। और वैसे भी ज्ञान बेटा, तुम्हारी पवित्रा आंटी थी ना, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है तुझसे। इतने में माया और सैम आए। सैम बोला, हाँ ज्ञान, मॉम तुमसे इतना प्यार करती है कि अपने बेटे को भी भूल जाती है। पवित्रा, तुम इतना ज़्यादा बोलना सीख गए हो, पर कहाँ से? कुछ दिन से तुमसे अच्छे से बात क्या करने लगी? तुम सर पर ही चढ़ गए हो। और तुम अगर दुर्गा के बेटे होते ना, तो तुमसे भी उतना ही प्यार करती। लेकिन तुम तो मेरी वो गलती हो जिसे चाहकर भी मैं नहीं सुधार सकती। सैम, तो पैदा क्यों किया था? सैम खड़ूस आवाज में बोला। पवित्रा देवी को गुस्सा आया और सैम के माथे का के बाल उसने अपनी मुट्ठी में भर लिए और सैम आह की आवाज भरते हुए जोर से चीखा। पवित्रा देवी और जोर से उसके बालों को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें पैदा करना ही तो गलती हुई है। अगर तुम पैदा हुए ही नहीं होते तो सब कुछ अच्छा होता। मुझे बेटी चाहिए थी, बेटी, लेकिन न जाने कहाँ से तुमने जन्म ले लिया। अरे, तुम्हें तो मैं उसी दिन जान से मार देने वाली थी, लेकिन खैर मनाओ तुम्हारी असली माँ की, जो हाथ पैर पकड़ने लगी और मैं तुम्हें पालने का ठेका लेकर घर आ गई। वरना उसी दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता। आज तुम इतना बोलने के लिए जिंदा ही नहीं होते। उसके बालों को छोड़ने के बाद पवित्रा देवी ने लंबी सांस ली। सैम दर्द के कारण रो पड़ा। दुर्गा भी सैम को बचाने के लिए बेड से उठ गई। माया डर के कारण दुर्गा के पास चली गई। पवित्रा देवी अपने शब्दों पर विचार करते हुए अपने माथे को पकड़ लिया। दुर्गा की आंखें हैरानी से पवित्रा को देखने लगी। सैम भी बड़ी बेरुखी से अपनी मम्मी को देखने लगा। दुर्गा पवित्रा के नजदीक आई और उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए पूछने लगी, क्या क्या सैम आपका अपना बेटा नहीं है? पवित्रा देवी चुप रही। दुर्गा, पवित्रा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बोलिए ना पवित्रा जी, जो आपने अभी कहा वो सच है? सैम की मम्मी कोई और है? पवित्रा, नहीं। मैं गुस्से में बोल बैठी, सैम, तुम मुझे इतना इरिटेट क्यों करते हो बेटा? अभी तुम अपने कमरे में जाओ। माया, तुम भी सैम को साथ लेकर अपने कमरे में जाओ। दोनों बच्चे बाहर जाने लगे। तभी दुर्गा ज्ञान की तरफ देखते हुए बोली, ज्ञान, तुम भी उनके साथ उनके कमरे में जाओ। कुछ देर तुम तीनों साथ में खेलना। बच्चों के जाने के बाद पवित्रा देवी दुर्गा को बेड पर बिठाते हुए बोली, जल्दी से तुम खाना खत्म करो। डॉक्टर का दिया हुआ मेडिसिन भी लेना है तुम्हें। दुर्गा, आप बच्चों को बहला सकती हैं, मुझे नहीं। दुनिया से इतना डरने के बावजूद भी मैंने आपके सामने अपना घूंघट उठाया। जब आप मुझे रास्ते से घर लेकर आई थी
तब मन ही मन ऐसा लगा जैसे बड़ी बहन हो आप, लेकिन मैं गलत थी। रिश्ता एक तरफ़ा नहीं होता, सिर्फ़ मुझे बहन मानने से क्या होता है? आप तो मुझे नौकरानी ही समझती हैं। पवित्रा गुस्से में बोली, जस्ट शट अप। पवित्रा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक शब्द भी आगे बोली तो मैं दुर्गा, तो सच क्यों नहीं बताती आप? बताइए पवित्रा जी, सैम की मॉम कोई और है, तो फिर आप सैम को क्यों पाल रही हैं? रमेश गुस्से के साथ अपनी गाड़ी से उतरा। घर के अंदर जाने से पहले उसने गाड़ी में से बंदूक निकाली। बंदूक को अपने बेल्ट में रखते हुए रमेश घर के अंदर गया। घर में जाते ही नैना चहकते हुए बोली, पापा, पापा आप चॉकलेट लाए? पापा मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, चॉकलेट दीजिए ना। रमेश नैना को गोद में उठाया और उसे एक चाबी देते हुए बोला, ये रही गाड़ी की चाबी, उसमें चॉकलेट रखी है, जाकर ले लेना। और हाँ, बाहर जाने से पहले अपनी मम्मा को जाकर किस्त देकर जाना बेटा। रमेश अपने मन में गुस्से भरे लहजे में बोलता है, आखिरी किस्सी। नैना अंदर कमरे में गई। नैना के जाते ही रमेश ने अपना पॉकेट चेक किया। पॉकेट चेक करने के बाद रमेश लैंडलाइन वाला फ़ोन की तरफ देखने लगा। इतने में नैना कमरे से निकलते हुए दौड़कर घर के बाहर चली गई। रमेश लैंडलाइन के पास गुस्से में बैठा और नंबर डायल करने के बाद फ़ोन को कान से लगा लिया। थोड़ी ही देर में रमेश के गुस्से भरी लफ्ज़ निकले, रमेश तिवारी बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी ने अपनी मर्जी से खुद की जान लेने की कोशिश की है। उसे बचाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अफ़सोस बचा नहीं पाया। कृपया आप लोग आकर अपने कार्य को पूर्ण करें। धन्यवाद। पवित्रा मेंशन में पवित्रा देवी सामान की बोरी की तरह बेड पर गिर पड़ी। पवित्रा देवी उदासीन भाव के साथ बोली, सिर्फ सैम ही नहीं, माया भी मेरी बेटी नहीं है। सैम और माया दोनों सिबलिंग है। जिस महिला ने सैम को जन्म दिया, उसी ने माया को भी जन्म दिया था। दुर्गा पवित्रा देवी के पास बैठ गई और फिर पवित्रा देवी दुर्गा की ओर देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर पवित्रा बोली, तुम्हारी मांग में सिंदूर? पवित्रा हैरान होते हुए उठ गई और दुर्गा की मांग को निहारते हुए बोली, दुर्गा मैं क्या सही देख रही हूँ? तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसे? तुम्हारी लांग लाल क्यों हुई? बोलो दुर्गा। पवित्रा देवी, दुर्गा मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारी मांग में सिंदूर कहाँ से आया? तुमने जानबूझकर सिंदूर लगाया है, लेकिन क्यों? दुर्गा अपनी मांग पर उंगली रखने के बाद उस उंगली को देखते हुए बोली, क्योंकि मैं सुहागन हूँ। हाँ पवित्रा जी, मैं अभी भी सुहागन हूँ। मेरे हस्बैंड अभी भी जिंदा हैं। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी। सुरेश जी ने फ़ोन किया था। और दुर्गा हाइपर होते हुए कह रही थी। पवित्रा देवी दुर्गा की बाजुओं को पकड़ते हुए बोली, तुम होश में तो हो ना? ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो दुर्गा? तुम्हारा पति तो 8 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है। दुर्गा, वो सिर्फ मेरी दुनिया से गए थे, लेकिन दुर्गा माता के आशीर्वाद से वो मेरी दुनिया में फिर से लौट आए हैं। पवित्रा जी, पवित्रा जी आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए। अभी के अभी भाई जी को बताना पड़ेगा कि उनका छोटा भाई जिंदा है अभी। सुरेश जी को अपने भाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। मैं तो बताना ही भूल गई। पवित्रा का फ़ोन उठाते हुए दुर्गा कहने लगी। बच्चों के कमरे में सैम और माया के पास ज्ञान भी बैठा हुआ है। सैम अपने खिलौनों के साथ कुछ करने लगा, जिसे देख माया भी अपनी गुड़िया के बाल बनाने लगी। ज्ञान सैम के नज़दीक गया और एक प्लास्टिक की कार को चलाने की कोशिश करने लगा। तभी सैम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये मेरा खिलौना है, तुम जाओ अपने खिलौना से खेलो। ज्ञान, लेकिन मेरे पास तो कोई खिलौना नहीं है। माया, ज्ञान तुम मेरी गुड़िया के साथ खेलो। सैम का भी मूड ऑफ है। सैम, माया तुम भी इसे अपनी गुड़िया नहीं देना, वरना मैं तुमसे कट्टे हो जाऊंगा। ज्ञान, तो वो मैं कैसे खेलूं? तुम दोनों ने सुना ना, पवित्र आंटी ने कहा है कि इसके साथ खेलो, तो खेलने दो ना प्लीज़। सैम, नहीं, तुम जाकर अपनी मम्मी से खिलौने मांगो। ज्ञान, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उनसे मांगने जाऊंगा तो वो और भी परेशान हो जाएंगी। रहने दो, मुझे खेलना ही नहीं है। माया, सैम इसे खिलौना दे दो, नहीं तो मोम को पता चलेगा तो तुम्हें ही डांटेंगी।
क्योंकि मॉम तुमसे ज़्यादा ज्ञान से प्यार करती हैं। सैम अपने खिलौनों को ज़ोर से पटकते हुए बोलता है, खेलो अब। कभी कभी तो लगता है कि मॉम का बेटा मैं नहीं, ज्ञान ही है। खेलो ना अब, देख क्या रहे हो? ज्ञान को गुस्से से देखते हुए सैम ने कहा। खिलौने टूटने की वजह से माया डर जाती है और ज्ञान भी सहम जाता है। रमेश के घर में उसका फ़ोन डस्टबिन में ही बजने लगा। कमरे के अंदर गुस्से में जाते हुए रमेश को फ़ोन की रिंग सुनाई पड़ी। वो फ़ोन को महसूस करने की कोशिश करने लगा। रमेश गुस्से में ही अपने मन में सोचने लगा, ये तो मेरे फ़ोन की घंटी है, मेरे पास तो है नहीं, कमरे में भी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर कहाँ है मेरा फ़ोन? मुझे पहले अपना काम करना होगा। रमेश अपने कमरे में जैसे ही जाना चाहा, फ़ोन फिर से बजने लगा। रमेश अपने कदम रोक लिए और फ़ोन को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते किचन में गया, जहाँ डस्टबिन में पड़े हुए फ़ोन की लाइट नजर आई। रमेश ने तुरंत फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? पवित्रा के फ़ोन से दुर्गा बोली, भाई जी मैं दुर्गा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है भाई जी। रमेश, तुम चिंता मत करो दुर्गा, तुम जिसकी वजह से इस घर को छोड़कर गई हो, आज मैं वो वजह ही मिटा दूंगा। कुछ पल के लिए तुम पर मैं गुस्सा तो हुआ, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैं ही भाई जी नहीं बन पाया, क्योंकि अगर मैं भाई होता तो उसकी बहन बिना बताए इतने दुखों का सामना अकेली नहीं करती। लेकिन अब जो हुआ उसे ठीक मैं करूँगा। सुरेश नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी कमी नहीं रहने दूंगा। काश आज सुरेश जिंदा होता, तुम्हें अपने भाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुर्गा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, सुरेश जी जिंदा है। कुछ पल के लिए रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे फिर से दुर्गा बोली, हाँ भाई जी, आपके भाई जिंदा है। मैं अब भी सुहागिन हूँ, मेरे पति जिंदा हैं भाई जी। रमेश अपने मन में सोचने लगा, लगता है बेचारी आज तक स्वीकार ही नहीं कर पाई है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या भगवान जी, और कितनी तकलीफ देगा हमें। अगर वो इस घर में रहती तो शायद हकीकत को स्वीकार कर लेती, लेकिन मजबूरन उसे घर भी छोड़ना पड़ा। ये सब मेरी चुड़ैल पत्नी की वजह से हुआ है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुर्गा, भाई जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? मैं सच बोल रही हूँ। उनका फ़ोन। दुर्गा की बातों को काटते हुए रमेश बोला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दुर्गा, मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम अपने घर आने की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें किसी बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। 8 साल में जो भी हुआ हो तुम्हारे साथ, लेकिन अब एक कण जितना भी तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम पवित्रा जी को बता दो कि शाम को मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रमेश फ़ोन कट कर अपने कमरे की ओर जाने लगा। दुर्गा हेलो 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 करती रह गई। पवित्रा देवी पूछती है, देखो दुर्गा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम ठीक हो? मतलब होश में होकर ही तो बात कर रही हो ना? या फिर अपने जेठ के को देखने के बाद पति की याद में पागल हो गई? मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हारा ऐसे सुरेश सुरेश करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुर्गा, पवित्रा जी, आप तो 8 सालों से मुझे देख रही हो, क्या कभी भी मैं ऐसे बात की हूँ? नहीं ना? तो फिर आज मैं अचानक से ऐसा कैसे बोल रही हूँ? तो कुछ तो रीज़न होगा ही ना? सुरेश जी ने सुरेश जी से मेरी बात हुई है, वो किसी प्रॉब्लम में है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई जी ही बचा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है, अब तक तो भाई जी उनकी मदद भी कर चुके होंगे। रमेश ने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि सुरेखा सोई हुई है। रमेश बंदूक तानकर गुस्से में बोलने लगा, तुम्हें इतनी सुकून की नींद आ रही है सभी को तकलीफ देकर, लेकिन ये नींद तुम्हारी आखिरी नींद होगी। सुरेखा देवी, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। आज तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। जितनी तकलीफ तुमने दुर्गा को दी है, उससे 10 गुना ज़्यादा तुम्हें मिल रही है। तुमने मेरी बहन को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया सुरेखा, जिसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये लो सज़ा। कहते हुए रमेश ने गोली चला दी। गोली सीधा जाकर सुरेखा के पेट में लगी। बाहर से अंदर आती हुई नैना डर गई और अपने दोनों कान बंद करते हुए बोली, चिल्लाई, मम्मी। गोली चलाने के बाद रमेश वहीं जमीन पर बैठकर नम आवाज में बोलने लगा, क्यों तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने को? क्यों? क्यों तुम मुझे गुस्से की आखिरी पायदान तक लाकर खड़ी कर दी हो, जिससे ना चाहते हुए भी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका?
मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। ओ गॉड, मैंने सुरेखा को जान से मार दिया। भगवान जी, मैंने अपनी पत्नी को ही मार दिया। मैंने अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मार दिया। मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझसे गुनाह हो गया। मेरे हाथों से मेरी पत्नी मर गई। मैं बहुत गलत कर बैठा। ऐसा बोलते हुए रमेश की आंखें भर आई और वो चीख उठा, सुरेखा। इतने में नैना रोती हुई आई और पापा कहते हुए रमेश से चिपक गई। रमेश भी नैना को जोर से सीने से लगा लिया और रोने लगा। नैना रमेश के सीने से दूर हटकर बोली, पापा आप क्यों रो रहे हो? पापा पापा आप तो बड़े हो ना, फिर भी रो रहे हो। मम्मी कहती है कि मैं डरपोक हूँ क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ। मैं बच्ची हूँ इसलिए भयानक आवाज़ से डर गई। लेकिन आप क्यों डर गए पापा? आप इतने बड़े होकर भी डर करके रोने लगे। रमेश सिसकते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं हूँ बेटा। अगर बड़ा होता तो अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख जाता। बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं बेटा। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे पापा ने आज बहुत बड़े गुनाह कर बैठा है। बेटा अपने पापा को माफ़ कर देना। पवित्रा मेंशन में दुर्गा के जख्मों पर पवित्रा देवी दवा लगा रही है। दुर्गा आह भरते हुए दर्द को सह रही है। पवित्रा फूंक मारते हुए दुर्गा के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। दुर्गा, पवित्रा जी आपने बताया नहीं सैम और माया के असली माँ कौन है और क्यों? वो दोनों आपके पास क्यों हैं? क्या यही वजह है कि आप सैम के साथ ऐसा करती हैं? पवित्रा, जस्ट शट अप। क्या कुछ भी जो बोले जा रही है? तुम्हें मालूम भी है तुम मुझ पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम्हारा मानना है कि मेरे खुद की औलाद नहीं है इसलिए मैं सैम को पसंद नहीं करती। दुर्गा, ये मेरा मानना नहीं है बल्कि किसी को भी यही लगेगा। जब तक आप अपनी ज़ुबान से सच नहीं बोलेंगी, तब तक हमें कुछ भी लग सकता है। हमें मालूम नहीं है कि सच क्या है। आप प्लीज़ सच बताइए पवित्रा जी। इसमें दो राय नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं, नहीं तो एक अनजान औरत के लिए इतना कुछ नहीं करती। एक लाचार अबला औरत के लिए आप अपने हाथों से इतना कुछ कर रही हैं। अपने हाथों से मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही हैं। मेरे लिए आप घर का सारा काम कर रही हैं, जो कि मेरा काम था। आप अपने बेटे से इतना नफ़रत करती हैं, फिर भी मेरे बेटे को इतना प्यार देती हैं। एक अबला नारी के लिए इतना कुछ करने के बाद भी अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? आप इतनी अच्छी इंसान होने के बावजूद इतनी बुरी माँ क्यों हैं? आपके पति होने के बावजूद आपके खुद के बच्चे क्यों नहीं हैं? क्यों पवित्रा जी क्यों? इतना सुनने के बाद पवित्रा की आंखों में आंसू भर आए। पवित्रा उठकर अपने चेहरे को दुर्गा से छिपाते हुए खिड़की की ओर देखने लगी। दुर्गा धीरे धीरे आह भरी आवाज से उठने का प्रयास करने लगी और लड़खड़ाते कदमों से पवित्रा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। पवित्रा पीछे मुड़ी और दुर्गा से लिपट गई। पवित्रा सिसकते हुए दुर्गा को बेड पर बिठाने के बाद बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शांति से यहाँ बैठो। तुम 8 सालों में इतने सेवा करती रही हो मेरी, सिर्फ मजबूरियों के कारण। लेकिन मैं अपनी खुशी से तुम्हारी सेवा सत्कार करना चाहती हूँ। 8 सालों का किया हुआ कार्य का फल भगवान तुम्हें कब देंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दूंगी। मैं 8 सालों के बदले 2 से 4 दिनों में ही फल दूंगी। तुम्हें एकदम ठीक करके ही भेजूंगी। तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारा मन दुखी था, लेकिन जाते वक्त तुम्हारा मन खुश ही रहना चाहिए। दुर्गा, मेरा मन खुश तभी होगा जब आप सब सच बता देंगी। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आप मुझे अपना नहीं मानती हैं। अगर अपना मानती तो अपने दिल की बात बताने में इतनी देर नहीं करती। पवित्रा, तुम इतना इमोशनल कर रही हो ना कि ना चाहते हुए भी मुझे सब बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है जिसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।